आइए सुनते हैं रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता वसंत आया की व्याख्या। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें इंसानों और प्रकृति के बीच में होने वाले अलगाव के बारे में बताया है। किस तरीके से एक इंसान प्रकृति में होने वाले बदलाव, जो कि ऋतुओं में बदलाव होते हैं, उसके बारे में भी इंसानों को उनके कैलेंडरों के जरिए और या फिर कह सकते हैं दफ्तरों की छुट्टियों के जरिए पता चलते हैं। और कवि ने इस स्थिति का वर्णन किया है जहां पर ये दूरी हम साफ साफ देखते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस कविता को। जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी जंगल के किसी तरु पर कोई चिड़िया कूकी, चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले, ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने हमें यह बताया है कि जिस तरीके से एक जो बहन अपने भाई को पुकारती है दा कहकर, यानी कि भैया या फिर कोई भी संबोधन करती है, दा का अर्थ यहाँ पे भाई से है। तो जिस तरीके से एक बहन अपने भाई को दा कह के पुकारती है, उसी तरीके से कवि ने देखा कि एक किसी घर में किसी तरु पर यानी किसी पेड़ पर एक चिड़िया कूक रही है, यानी कि गा रही है। और यहाँ पे कवि को ऐसा लग रहा है कि किसी जैसे उसकी बहन ने उसे भाई कह के पुकारा हो, वैसे ही ये चिड़िया कूक रही है, यानी कि किसी को बुला रही है। आगे कवि ने कहा था कि चलती सड़क के किनारे। अब कवि आगे जा रहे हैं तो देखते हैं सड़क के किनारे और किसी पेड़ पर से जब वसंत आता है तो पत्ते जो होते हैं पेड़ों के सूखकर पहले पीले हो जाते हैं। और इस दृश्य को कवि तब देखते हैं जब वो पत्ते उनके पैरों के नीचे आ जाते हैं। और जब पैरों के नीचे पत्ते आ जाते हैं तो उनमें जो आवाज आती है चरचराहट की, जब सूखे पत्ते फिर कुछ पैरों के नीचे आते हैं, उस आवाज को कवि महसूस करते हैं कि वो उनके पैरों के नीचे है। आगे कवि कहते हैं, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई चली गई। यानी कि कवि ने देखा कि जिस तरीके से कोई इंसान सुबह 6 बजे उठ के नहाता है तो वो बहुत ही ताजा महसूस करता है। उसी तरीके से एक हवा उसी तरीके से आती है और चली जाती है, यानी कि उनके ऊपर से आके चली जाती है। तो कवि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से एक ताजगी भरी हवा उनके पास से गुजरती है सुबह, जिस तरीके से हम 6 बजे नहा के ताजे हो जाते हैं, उसी तरीके से वो हवा भी उन्हें उसी के प्रति उसी की तरह महसूस हो रही है। आगे कवि कहते हैं, ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि वसंत आया। और जब कवि ने यह सब चीजें महसूस की, जिस तरीके से वो आगे बढ़े, एक चिड़िया कूकी, उसने उससे उस चिड़िया जिस तरीके से बहन दा कहती है वैसे उस चिड़िया वो कूक रही है, आगे कवि के पैरों के नीचे जो पत्ते आ जाते हैं, तो कवि को ऐसा महसूस हो जाता है कि ये ऋतु कौन सी है, वसंत की है। और कवि ने यही कहा कि ऐसे मैंने जाना कि वसंत आया। तो आगे कवि कहते हैं, और यह कैलेंडर से मालूम था, अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवे की पंचमी, दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण। यानी कि कवि हमें यह समझाते हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब कवि को यह पता चल गया कि अब वसंत आने वाला है। और उसका प्रमाण उन्हें कहाँ से मिल रहा है, उसका अब कवि को पता है कि अब ये मदन महीने की समय आ गया है और क्या हो रहा है, अब तो दफ्तरों में छुट्टी होगी। और उन्होंने कैलेंडर में देख लिया कि अब तो छुट्टी होने वाली है, क्योंकि वसंत के समय में छुट्टी दफ्तरों में पड़ती है। तो कवि ने यही कहा कि इस बात का अंदाजा कि वसंत आ चुका है उन्हें कैसे पता चला, कैलेंडर के जरिए। अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवे की पंचमी, दफ्तर में थी छुट्टी, यह था प्रमाण। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, आम बोर आवेंगे रंग रस गंध से लदे फंदे, दूर के विदेश के वे नंदनवन होंगे यशस्वी। अब कवि हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब उन्हें पता चल चुका है कि वसंत आ गया है। अब जब वसंत आ चुका है तो उन्हें कविताएं वो पढ़ते रहते हैं, और जहाँ पे उन कविताओं में वसंत के सुंदर दृश्यों का
वर्णन होता है। तो कवि यही हमें समझा रहे हैं कि अब जब उन्हें पता चला कि वसंत आया तो अब वो बता रहे हैं कि क्या क्या आगे होगा, यानी कि इस ऋतु में क्या क्या होगा। जैसे कि अब आम के जो जंगल है या फिर दहकेंगे आम के जंगल, यानी कि जो पलाश के पेड़ जो होते हैं या फिर फूल जो होते हैं वो सब दहकेंगे। और क्या करेंगे, ढाक के जंगलों में सब दहकेंगे और आम बोर आवेंगे। यानी कि जिस तरीके से जब ये मौसम आता है आम बोर आएंगे, मतलब जब पत्ते आम का पेड़ जो होता है वहां पे जब जो फली जो होती है, यानी कि जो आम से पहले जो खिलती है गुच्छों में, उसकी बात हो रही है कि आम बोर आवेंगे। वो जो आम का पेड़ होता है उसकी बात हो रही है, आम बोर आवेंगे। रस गंध से लदे मदे दूर के, यानी कि कवि ये कह रहे हैं कि कहीं और क्या होंगे, रस गंध से लदे फंदे दूर के विदेश के वे नंदनवन होंगे यशस्वी। यानी कि वनों में क्या होगा, रस, यानी कि जो पेड़ जो होगा वो पूरा फलों से लद जाता है। यानी कि जब एक पेड़ जो होता है जब उसके ऊपर फल नहीं होते हैं तो बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है, पर जब फल आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो झुक भी जाते हैं, लद भी जाते हैं, क्या मतलब फल लद भी जाते हैं और उसकी खुशबू हर जगह फैल जाती है, यानी रस गंध से लदे फदे। अब आगे कवि बोलते हैं कि मधुमस्त पीक भोर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। यानी कि जो ये भंवरे जो होते हैं, जो फूलों पे इन मौसम में जब फूल खिल जाएंगे, ये सब आ जाएंगे, ये सब क्या करेंगे, उन पौधों के ऊपर, उन फूलों के ऊपर आके उनका रस चूसेंगे या फिर अपने वहां पे हर जगह मंडराएंगे। तो कवि यही कहते हैं कि जो भौरे होते हैं, जो मधुमक्खी होती है, वो फूलों का रस पिएंगी। इसी के बारे में कवि कहते हैं, यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने आज जाना कि वसंत आया। और कवि कहते हैं कि पर मुझे यह नहीं पता था कि मैं इस तरीके से जानूंगा। यानी कि यहाँ पर कवि हमें अपनी इस व्यथा को बता रहे हैं कि मुझे यह अंदाजा नहीं था कि मुझे इस बात का अंदाजा तब लगेगा, इस तरीके से लगेगा। यानी कि कवि के मन में कहीं ना कहीं ये बात है कि वसंत के आने का संदेश उन्हें कैलेंडर से पता चलेगा, दफ्तर की छुट्टी से पता चलेगा। तो इस कविता के माध्यम से कहीं ना कहीं रघुवीर सहाय जी हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि हम प्रकृति से अलग होते जा रहे हैं। प्रकृति में होने वाले बदलाव का अंदेशा भी हमें कैलेंडर के जरिए पता चल रहा है। हमें यह नहीं पता होता कि पत्ते गिर रहे हैं, फूल आ रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें हैं ही नहीं हमारे आसपास। अब जब वो आसपास चीजें नहीं होंगी प्रकृति में हमारे, तो हमें उसका अंदाजा भी नहीं होगा। और उस सब चीजों का पता, बस बसंत का पता या फिर किसी भी चीज का पता हमें कैसे लग चल रहा है, कैलेंडर के जरिए। तो कहीं ना कहीं कवि ने अपनी इस स्थिति को इस कविता के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की है कि हम इंसान जो है इस प्रकृति से, इन जीवों से, इन पेड़ों से, इन पंछियों से, इन भंवरे से दूर होते जा रहे हैं। तो इसी के माध्यम से रघुवीर सहाय इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह समझाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।